हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज शावर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डी यू एल एल बी 2021 और बी एच यू एल एल बी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर 3, जिसमें हम लीगल रीजनिंग के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करेंगे। सो हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप इंस्टाग्राम पे हम पे जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें तो @नॉलेज शावर पे जुड़ सकते हैं, और अगर ट्विटर पे जुड़ना चाहें तो @आई शिवम पांडे पर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए 9868771960 पे और अप्लाई कीजिए। इसके साथ साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is part second of our third lecture, and in this session we'll discuss about legal reasoning. हम legal reasoning के 10 important question के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट। अगर एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, मतलब ए और बी अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बने, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उसके लिए क्या जरूरी है कि दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, दैट इज कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब क्या हुआ कि अगर ए जो है रेड वाली कार की बात कर रहा है, तो बी भी किसकी बात करे? रेड वाली कार की ही बात कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड आइटम, दैट इज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। अगर ये चीज हो रही है तभी पार्टीज बाइंडिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि ए ने बी को कॉल किया और कहा कि आप मुझे 100 टन ऑयल सप्लाई कर दो। तो ये क्या हुआ? इट इज अनसर्टेन एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई सर्टेनिटी तो है नहीं कि भाई 100 टन ऑयल सप्लाई कर दो, लेकिन कौन सा ऑयल? सरसों का तेल या फिर मेंथा ऑयल या कौन सा ऑयल? सो इसलिए क्या है, दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। सो कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, द इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी गवर्न बाय लॉ ऑफ द प्लेस। कौन से प्लेस की लॉ से गवर्न होगा? मान लीजिए ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है। तो अब इन लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट में कि जब विवाद होगा तो हम केस कहां डालेंगे। तो उस केस में ये लोग कहां केस डालेंगे? तो ये लोग कहां केस डालेंगे? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जिस जगह पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये लोग केस भी उसी जगह पे डालेंगे। अच्छा, अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर आप पोस्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी प्लेस पे बनता है, और अगर आप ऑन कॉल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कौन सी जगह पे बनता है? देखो, अगर आप पोस्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वेयर, फ्रॉम वेयर द लेटर इज पोस्टेड, जहां से लेटर जो है पोस्ट किया जा रहा है, मतलब जिस डाक खाने में पोस्ट किया जा रहा है, जूरिसडिक्शन जो होगा वो उसी एरिया का होगा पोस्ट के केस में। और टेलीफोन के केस में कहां पे होगा? टेलीफोन या टेलेक्स के केस में वेयर द प्रपोजर या ऑफरर रिसीव्स इट, रिसीव्स द एक्सेप्टेंस, या फिर वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड। मतलब जहां पर, मतलब अगर मान लीजिए मैंने आपको ऑफर दिया है और आपने कहा ठीक है मुझे ये ऑफर मंजूर है, सारी चीजें ठीक है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है, तो अब इस केस में कहां पे बना कॉन्ट्रैक्ट? जहां पे मैं बैठा हूं, जहां पे मैंने प्रपोजल दिया था ना, तो एज अ प्रपोजर जहां मैं बैठा हूं उस केस पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब जहां मैंने एक्सेप्टेंस को रिसीव किया है। सो उस प्लेस पे बनेगा। और जहां पे जुरिसडिक्शन ना दे रखी हो कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। और कॉन्ट्रैक्ट कहां पे मेड होता है? पोस्ट के थ्रू इस जगह पे मेड होता है जहां लेटर पोस्ट होता है, टेलीफोन की जगह जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव होती है।
Question number 3 says that a contract implied by law is known as, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्प्लाइड बाय लॉ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड है, मतलब ए और बी जो है एक्सप्रेसली इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन बाय द फैक्ट ऑफ द केस अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइडली वे में बन गया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देता हूं, ए ने बी के खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब क्या बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया वो ए को पैसे वापस करे, तो यहाँ इनके बीच में क्या बन गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था कि अगर तू मेरे अकाउंट में पैसे भेज देगा तो मैं तुझे वापस करूंगा ही करूंगा, बट इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन कि आप इसको पैसे वापस करो। सो दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एन एग्रीमेंट which is enforceable by the law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other party। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम, इस एग्रीमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या बोलते हैं। मतलब ए और बी के बीच में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए के पास पावर है, मतलब एक ही पार्टी के पास पावर है उसे क्या करने की, एनफोर्स होने से रोकने के लिए। ठीक है, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बी ने फ्रॉड के थ्रू ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब बी ने क्या किया, कोर्जन के थ्रू, मान लीजिए कि बी जो है ए का हस्बैंड है, बी ने क्या किया, ए से कहा तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ए ने क्या किया, भैया इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी। अब क्या, अब ए के ऊपर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें अब ए की मर्जी है कि वो कोर्ट में जाके ये कहे कि भैया इसने मेरे से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं इसको रिसेंड करना चाहती हूँ, तभी होगा। नहीं तो जब तक इसको रिसेंड ना किया जाए तब तक ये वैलिड रहता है, और जब इसको रिसेंड करने के लिए जाएंगे तभी वो अनएनफोर्सिएबल होगा, नहीं तो ये एनफोर्सिएबल ही रहेगा। सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इज वन। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें पर्टिकुलर टर्म्स लिख दी हैं, ये टर्म्स चाहे आप हो चाहे कितने भी लोग, मतलब एक टर्म जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो, मतलब एक पर्टिकुलर टर्म है, इसके साथ आप ए के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, बी सी डी, मतलब जो भी एक्स वाई जेड आता है इसी टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, जिसको भी अकाउंट खुलवाना है सारे टर्म्स कंडीशन देख के सबका कॉमन होता है। ठीक है, इसी हिसाब से इंश्योरेंस ले रहे हो या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो एक से ज्यादा लोगों के साथ सेम कंडीशन पे किया जाए, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें इन ऑप्शंस में से सब सुटेबल ऑप्शन क्या है कि द टर्म्स आर फिक्स्ड बाय वन पार्टी, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं फिक्स किया जाता, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके द्वारा, मतलब बैंक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बैंक फिक्स कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है तो वो फिक्स कर रही है। द टर्म्स आर फिक्स्ड बाय वन पार्टी, एक पार्टी फिक्स करती है एडवांस में ही और उसको ओपन कर देती है कि भाई जिसको एक्सेप्ट है वो आके हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब हमारे बैंक में आके अकाउंट आप खुलवा सकते हो जिसको मंजूर हो। ठीक है, सो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statement regarding Uberium files. Uberrima files, UBERRIMA, Uberrima files, बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है। इसका मतलब होता है अटमोस्ट इन गुड फेथ। ठीक है, मतलब इन गुड फेथ, क्या मतलब होता है इसका, इन गुड फेथ। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी सही है। इट फॉल्स विद इन अ क्लास ऑफ केसेस विच रिक्वायर अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमा फाइड, क्या सब में गुड फेथ चाहिए होता है,
थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ उबेरिमा फाइट्स। अब देखो उबेरिमा फाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। उबेरिमा फाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो व्यक्ति आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो आप पे फेथ करके एंटर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए का बी के ऊपर बहुत फेथ है। द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग गोइंग टू बी बिटवीन ए एंड बी एट अ वेरी गुड फेथ। जैसे इंश्योरेंस है, अगर बी आपको इंश्योरेंस दे रहा है तो आप क्या है, आप बहुत ही फेथ के साथ उसके लिए उससे इंश्योरेंस ले रहे हो। तो ये ड्यूटी बनती है बी की कि वो आपको इंश्योरेंस देने के टाइम में सारी चीजें बता दें इंश्योरेंस के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो उस पर बिलीव करके ले रहे हो ना। सो इसलिए क्या है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होता ही कोई आपको बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक घोड़ों का ऑक्शन है और एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा भाई लाके खड़ा कर दिया, अब उस घोड़े के पैर में थोड़ी दिक्कत है भाई, ऑक्शन में उसने खड़ा कर दिया, आप जाके उसको चेक करो, आप चेक नहीं कर पा रहे हो और वो अपने डिफॉल्ट को नहीं बता रहा, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना सामान बेचने आया है। तो इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट उबेरिमा फाइट्स नहीं होते, लेकिन उबेरिमा फाइट्स कॉन्ट्रैक्ट ये क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्लास ऑफ केसेस है, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। सो क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 7 टॉक्स अबाउट कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट बनने का। तो देखो सबको पता है, सबसे पहले ऑफर होता है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन अटैच हो, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन अटैच हो तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा ही सकते हो करेक्ट सीक्वेंस का। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन। अ पर्सन हु मेक्स अ प्रपोजल इज कॉल्ड, ऐसा पर्सन जो प्रपोजल बनाता है, मतलब प्रपोजल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सो ऑब्वियस सी चीज है, जो प्रपोजल देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी। एक्सेप्ट्स प्रपोजल, मेक्स प्रपोजल, मतलब ऑफर एक्सेप्टेड क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ओके, तो ऑफर, जो ऑफर को हम और क्या कहते हैं? प्रपोजल भी कहते हैं। तो जो प्रपोजल देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑफरर भी बोलते हैं और प्रॉमिसर भी बोलते हैं। सॉरी, हाँ, या प्रॉमिसर भी बोलते हैं। और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी बोलते हैं। ठीक है, पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रॉमिस इज प्रॉमिसी। आई बात समझ? ये इंपॉर्टेंट है। एन ऑफर में बी एक्सेप्टेड, किसके द्वारा ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है? भाई ए ने ऑफर दिया है बी को, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? भाई जिसको ऑफर दिया है वही तो एक्सेप्ट करेगा। तो बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड, भैया जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट करेगा। सो ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू whom इट इज मेड। और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ये लिख लो, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is
मेड, ये इंपॉर्टेंट है। So question number 10 talks about general offer. कि जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है जनरल ऑफर? सो जनरल ऑफर को कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, एनी पर्सन हु कंप्लाइज विद द कंडीशन। कंडीशन मतलब एक जनरल ऑफर दिया कि कोई मेरा कुत्ता ढूंढ के आएगा तो मुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो भाई जो पर्सन एक्स वाई जेड कोई भी जो उसका कुत्ता ढूंढने में लग जाए तो उसने मतलब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। So that's all for legal section. Now we'll move towards the current affairs section in the next part.